Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, we will learn about verification and valuation of asset in detail. मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट वेरिफिकेशन का और वैल्यूएशन का ऑलरेडी करा रखा है अपने चैनल पे. अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं. चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं. और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए. देखिए, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू पता करना. ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो कंफर्म करे कि जो भी एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है उसका प्रॉपर और करेक्ट वैल्यूएशन किया गया है या नहीं. अगर आप प्रॉपर वैल्यूएशन एसेट और लायबिलिटी की नहीं करेंगे तो आइदर वो ओवर वैल्यूड दिखेंगे या फिर अंडर वैल्यूड दिखेंगे. तो ऑडिटर को काफी केयरफुल होना पड़ता है और अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है वैल्यूएशन करने के दौरान कि भाई जो भी एसेट एंड लायबिलिटी हैं वो सही से वैल्यू की गई है. नहीं, अगर उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है इसमें तो वो टेक्निकल एक्सपर्ट का भी सहायता ले सकते हैं. और उनको बस देखना क्या है, उनको खुद से वैल्यूएशन नहीं करना होता, उनको बस ये देखना होता है कि जो भी एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है वो प्रॉपरली वैल्यूड की गई है या नहीं, साथ ही साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन को फॉलो करते हुए बनाई गई है या नहीं. नेक्स्ट देखिए, सबसे पहली चीज कंपोनेंट ऑफ वैल्यूएशन. बहुत से मेथड यूज होते हैं एसेट के वैल्यूएशन में, वो मेथड हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले वो मेथड क्या है, फर्स्ट है आपका कॉस्ट प्राइस मेथड. कॉस्ट प्राइस मेथड में क्या होता है ना कि जो एसेट का कॉस्ट प्राइस होता है, मींस जितने में उस एसेट को एक्वायर किया गया होता है उसमें एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं. वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो कि लगते हैं एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने में. यूजेबल कंडीशन को लाने में मतलब कि आपने कोई एसेट खरीदा, आप उसको इंस्टॉल करोगे, आप उसको मतलब दुकान से अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाओगे तो फ्राइट चार्जेस लगेंगे, इंस्टॉलेशन के चार्जेस लगेंगे. मतलब फाइनल एसेट को खरीदने से ले करके उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चे आएंगे ना वो आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा. एसेट जितने में आपने खरीदा उसमें सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे और उस तरीके से अगर आप एसेट का वैल्यू निकालते हो तो वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मेथड से आपने एसेट की वैल्यू निकाली है. नेक्स्ट है आपका बुक वैल्यू मेथड. बुक वैल्यू मेथड का क्या मतलब? वो वैल्यू जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर होती है आपके एसेट की. मींस कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख रखा है, वही हो जाएगा आपके एसेट की वैल्यू. नेक्स्ट है रियलाइजेबल वैल्यू. रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या कि वो जो एसेट है उसको रियलाइज करके आपकी एसेट की क्या वैल्यू आएगी. अगर आप बेचने निकलोगे अपने एसेट को तो रियलाइज करने के बाद, उसको बेचने के बाद आपको एक क्या वैल्यू मिलेगी, वही हो जाएगी आपके एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू. नेक्स्ट है आपका मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू क्या होता है कि मार्केट में अभी आपके एसेट की क्या वैल्यू चल रही है एट द टाइम. जैसे आप इन्वेस्टमेंट लेते हो, आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट में शेयर का जो प्राइस चल रहा होगा वो हो जाएगा शेयर का मार्केट वैल्यू. नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट वैल्यू. अ वैल्यू ऑन विच एन एसेट कैन बी रिप्लेस्ड. एक एसेट जितने में रिप्लेस हो जाएगा वो होता है उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू. सपोज करो मुझे एक टीवी लेनी है और मैं पुराने टीवी को रिप्लेस करके दूसरी टीवी लेना चाहती हूँ, तो जो मेरे पुराने टीवी को रिप्लेस करके नई टीवी जितने में आ जाएगी वो हो जाएगा मेरे एसेट का रिप्लेसमेंट वैल्यू. नेक्स्ट है कन्वेंशनल वैल्यू. इसको हम टोकन वैल्यू भी बोलते हैं. इट मींस द कॉस्ट प्राइसलेस डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ इग्नोरिंग एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन इन द प्राइस. इसका क्या मतलब है? जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन अगर प्राइस में है तो उसको आप इग्नोर करके चलोगे. कोई भी फ्लक्चुएशन को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं. सिंपली कॉस्ट प्राइस जो है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और वही हमारा कन्वेंशनल वैल्यू हो जाएगा एसेट का. नेक्स्ट है हमारा स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू का मतलब जब एसेट वर्किंग कंडीशन में न हो और उसको आपको एज अ स्क्रैप बेचना हो, तो जितने में आपका जो एसेट है एज अ स्क्रैप बिक जाए तो उसको आप स्क्रैप वैल्यू बोलते हो. रद्दी के भाव में जितने में बिक जाए, 1000 में बिक जाए, 2000 में बिक जाए, जितने में भी बिक जाए वो एसेट का आपका स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका क्या? बेसिस ऑफ वैल्यूएशन. किस बेसिस पे आप वैल्यूएशन करोगे एज एन ऑडिटर, है ना? तो भाई क्या बेसिस होगा जिससे कि जो आपका वैल्यूएशन है वो करेक्ट और रिलायबल हो. तो इसके लिए ऑडिटर अपने माइंड में एक प्रोसेस रखता है वैल्यूएशन का. जैसे आपके सामने बैलेंस शीट आई, उसमें बहुत सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिख रहे हैं, तो ऑडिटर खुद तो उनका वैल्यूएशन करता नहीं है, बस वो क्या करता है, वेरीफाई करता है कि जो भी वैल्यूएशन किया गया है वो सही और प्रॉपर किया गया है नहीं.
तो उसको किस बेसिस पे टेस्ट करता है? तो वो क्या टेस्ट करता है? सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट को देखता है कि जो एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट दिखाया गया है वो क्या है, एसेट की एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ कितनी है, कितने घंटे तक ये एसेट जो है एक्सपेक्टेडली वर्क कर सकता है, वियर एंड टियर एक्सपेंसेस उसके क्या है, उसको अगर स्क्रैप वैल्यू, अगर उसको एज ए स्क्रैप बेचा जाए तो उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, कितने चांसेस हैं इस एसेट के ऑब्सोलीट होने के। इन सारे चीजों को अच्छे से चेक करेगा और तब बताएगा कि जो वैल्यूएशन किया गया है वो एक्यूरेटली किया गया है या नहीं। जब बात करते हैं फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट्स का जो वैल्यूएशन होता है वो कैसे किया जाता है? कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके किया जाता है। फिर जब बात करते हैं करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो लेस होता है उनके बेसिस पे उसका वैल्यूएशन किया जाता है। सपोज करो कि आपने कोई एसेट खरीदा और उसकी कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज है और अभी मार्केट में उसकी प्राइस 450 चल रही है, तो आप 450 को कंसिडर करोगे। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो लेस होगा आप उसको कंसिडर करोगे। नहीं, चलो फिर देखते हैं वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ कॉपीराइट। सबसे पहले कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट प्रोवाइड करता है लीगल प्रोटेक्शन और लीगल राइट ऑथर को उसके पब्लिकेशन के लिए कि भाई उसका जो वर्क है कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। कॉपीराइट जो होता है ऑथर के लाइफ टाइम के लिए होता है, इवन उसके डेथ के 50 साल के बाद तक के लिए उसका होता है। अब ऑडिटर वेरीफाई कैसे करता है कॉपीराइट को? तो ऑडिटर एग्रीमेंट को चेक करता है जो ऑथर और पब्लिशर के बीच में हुआ है। अगर नंबर ऑफ कॉपीराइट्स, बहुत सारे कॉपीराइट्स हैं सेम पब्लिशर के साथ, तो ऑडिटर कहता है पब्लिशर को कि भाई आप शेड्यूल ऑफ कॉपीराइट को दिखाओ मेरे को, ठीक है। फिर वैल्यूएशन कैसे किया जाता है कॉपीराइट का? तो कॉपीराइट जो होता है वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। इवन काफी मतलब जो वैल्यू होती है वो काफी स्टेबल हो जाती है समय के साथ साथ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सेल ऑफ पब्लिकेशन होता है वो अगर कम जाए तो कॉपीराइट बिल्कुल लो और निल हो जाती है। उस केस में कॉपीराइट को राइट ऑफ किया जाता है। तो जब वैल्यूएशन किया जाता है कॉपीराइट का बैलेंस शीट में, तो कैसे किया जाता है? कॉस्ट में से, उसका जो कॉस्ट होता है उसमें से जो वैल्यू राइट ऑफ की गई है उसको डिडक्ट किया जाता है और फाइनल वैल्यू दिखाया जाता है। तो जो ऑडिटर होता है वो चेक करता है कि वो सब कुछ सही तरीके से किया गया है या नहीं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। तो कुछ फिक्स एसेट्स के वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन प्रोसेस को भी हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है वेरिफिकेशन ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। तो ऑडिटर क्या एग्जामिन करता है? टाइटल डीड को लैंड एंड बिल्डिंग के, कि जो टाइटल डीड है वो सही है कि नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग शोन इन द बुक्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइटल डीड। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग दिखाया गया है वो अकॉर्डिंग टू टाइटल डीड के अनुसार ही दिखाई देनी चाहिए। अगर कोई भी उसका पोर्शन या पर्टिकुलर लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया गया है तो उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस हुए हैं उनको अकाउंट में एडजस्ट किया गया है नहीं, ये चेक करता है। साथ ही साथ अगर कोई एडिशन हुआ यानी जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग है उसमें कोई चीज और ऐड की गई है, कुछ और चीज खरीद करके ऐड की गई है, तो उसको भी बहुत ही केयरफुली ऑडिटर चेक करता है वेरिफिकेशन के दौरान। नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का? तो ऑडिटर क्या कंफर्म करता है? दैट देयर शुड बी नो सेकंड और थर्ड मॉर्गेज ऑन इट। कोई भी सेकंड और थर्ड मॉर्गेज उस प्रॉपर्टी पे नहीं होना चाहिए। मतलब अभी मॉर्गेज पे आ गया तो उसका कोई सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज नहीं होना चाहिए। तो ऑडिटर क्या करता है? ऑब्टेन करता है सर्टिफिकेट फ्रॉम मॉर्गेजी, जो लेंडर है उससे, कि जो टाइटल डीड है उस प्रॉपर्टी का वो उसके पोजीशन में है कि नहीं। The auditor cannot be held responsible if there is any defect of title. अगर प्रॉपर्टी के टाइटल में किसी तरह का डिफेक्ट है तो उसके लिए ऑडिटर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑडिटर जो गया है वो डिफेक्ट को चेक करने के लिए नहीं गया है, बल्कि सिर्फ इसलिए गया है कि जो टाइटल डीड है वो क्लाइंट के नाम से है कि नहीं। इसके अलावा उसको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता रिगार्डिंग द टाइटल डीड और रिगार्डिंग द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर कोई डिफेक्ट है तो उसकी जिम्मेवारी ऑडिटर की नहीं है। If auditor feel necessary, he can obtain certificate from legal advisor about the validity of title deed of the client. अगर जरूरत पड़ी तो वो लीगल एडवाइजर से भी सर्टिफिकेट ले सकता है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ टाइटल डीड ऑफ द क्लाइंट। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? तो देखिए, बिल्डिंग शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके। Although the market value of building may be much higher than the cost, still depreciation on building should be provided. देखिए, ऑब्वियस ही बात है कि अब पिछले समय में जब आपने बिल्डिंग खरीदा, उसको बनाया, तो जो
जो प्राइस होगा, जो मार्केट प्राइस होगा और जो कॉस्ट प्राइस होगा, उसमें कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस होगा। जितने में आपने पहले खरीदा था तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट प्राइस कम होगा मार्केट प्राइस से, तो भी आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे ही लगाओगे। जो कॉस्ट प्राइस है उसी में से आप डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करोगे। यहाँ पे मार्केट प्राइस को हम नहीं कंसिडर करेंगे, है ना। डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड इवन इफ बिल्डिंग इज नॉट इन यूज। बिल्डिंग यूज हो रहा हो या ना हो रहा हो, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा ही होगा। मार्केट और रियलाइजेबल वैल्यू शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज बोथ आर फ्लक्चुएटिंग। हम यहाँ पे मैंने कहा ना कि मार्केट प्राइस को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो मार्केट और रियलाइजेबल वैल्यू होती है ना बिल्डिंग की, वो क्या होता है, हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। लैंड और बिल्डिंग का जो प्राइस होता है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, तो उसको आप कंसिडर यहाँ पे नहीं करोगे। आप कॉस्ट प्राइस को कंसिडर करोगे और कॉस्ट प्राइस में से डिप्रिसिएशन को माइनस करोगे। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, हेंस इट विल बी शोन एट कॉस्ट। ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होता है, इसलिए हम इसको किस बेसिस पे देखेंगे? कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे देखेंगे। कॉस्ट इंक्लूडेड लीगल चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस, परचेज प्राइस एंड ब्रोकर कमीशन। इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? जो भी लीगल चार्जेस होंगे, जो रजिस्ट्रेशन का फीस लगा होगा, जो परचेज प्राइस है, जो ब्रोकर का कमीशन है, इन सब को मिला करके इसका कॉस्ट कहा गया है। यानी जितने में आपने प्लॉट को जितने में आपने परचेज किया, ब्रोकर को जो कमीशन दिया, रजिस्ट्रेशन कराया, उसका फीस, कोई भी जो लीगल चार्ज लगा है उसका, सबको सम ऑन करके हम कॉस्ट कंसिडर करेंगे। पेमेंट मेड टू इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर वाटर, सीवेज, रोड डेवलपमेंट चार्जेस एक्सेट्रा, इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड। और साथ ही साथ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या फिर जितने भी सरकारी टैक्सेस बिजनेस पे करेगी उस फ्री होल्ड लैंड के लिए, उन सबको कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। इफ द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इट इज मार्केट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू, इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट। अब अगर आप इसका वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू पे करेंगे तो ये बिल्कुल ही बैलेंस शीट में मेंशन करना होगा कि हम इसका वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू मेथड को यूज कर रहे हैं या फिर रियलाइजेबल वैल्यू मेथड को यूज करके कर रहे हैं। तो इन सारे चीजों को ऑडिटर चेक करेगा कि ये सारी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं, सब कुछ सही है या नहीं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। जो बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन में है उसका वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे? एक ऑडिटर के तौर पे ऑडिटर शुड वेरीफाई द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट एंड कॉन्ट्रैक्टर रिसिप्ट फॉर द अमाउंट पेड। आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट चेक करेगा, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर का रिसिप्ट चेक करेगा, जितने भी अमाउंट पे किए गए हैं उसके लिए सारा चीज चेक करेगा। नेक्स्ट है ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर टू दैट इफेक्ट इफ द स्टाफ ऑफ क्लाइंट इज ऑल्सो एंगेज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन, है ना। अगर स्टाफ जो है उस बिजनेस का वो भी अगर एंगेज्ड है इस कंस्ट्रक्शन में, तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का भी सर्टिफिकेट देखेगा कि कौन कौन से लोग यहाँ पे एंगेज्ड हैं किस टाइप के वर्क में। नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज वाली प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन। देयर शुड बी सेपरेट अकाउंटिंग फॉर फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी। बिल्कुल ही सही, सेपरेट आपको अकाउंट बनाना है। अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है तो उसका अलग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी का अलग। लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फॉर फिक्स ड्यूरेशन ऑन लीज। देखो, आप कोई भी प्रॉपर्टी को लीज पे लेते हो तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लीज पे लेते हो, तो ऑडिटर क्या क्या चीज कंसिडर करेगा वेरिफिकेशन में लीज होल्ड प्रॉपर्टी के? तो सबसे पहले लीज एग्रीमेंट के वैल्यू और ड्यूरेशन को इंस्पेक्ट करेगा कि कितने का लीज लिया गया है, कितने दिन के लिए लीज लिया गया है। लीज एग्रीमेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। जो लीज एग्रीमेंट है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसको चेक करेगा। जो भी लीज के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको वो प्रॉपरली देखेगा कि सब कुछ सही से कंपाइल्ड है या नहीं। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द लास्ट रिसिप्ट ऑफ रेंट टू एंश्योर द लीज एग्रीमेंट इन कंटिन्यूएशन विदाउट एनी ब्रेक ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अब वो जो लास्ट पेमेंट है रेंट का, जो लीज का अमाउंट उसको देना है, उसको वो चेक करेगा कि जो लीज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है या नहीं, या फिर कहीं पे पेमेंट का ब्रेक लगा है यानी नॉन पेमेंट हुआ है रेंट का, उसको भी चेक करेगा कि सब कुछ सही से चल रहा है, पेमेंट सही से किया जा रहा है लीज के रिगार्डिंग या नहीं। अब देखेंगे हम वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट, है ना। तो करंट एसेट में हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं? जैसे करंट एसेट में कैश एंड बैंक बैलेंस देखेंगे, सन्ड्री डेटर्स देखेंगे, इन सारे चीजों को देखेंगे।
तो कैश में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक सबको देखेंगे। देखिए कैश इन हैंड, सबसे पहले कैश इन हैंड इज वेरीफाइड बाय एक्चुअल काउंटिंग ऑफ कैश। जो हमारे बिजनेस के पास अभी कैश मौजूद है तो उनको आप कैसे चेक करेगा, कोई भी ऑडिटर आएगा तो कैसे चेक करेगा, उसको गिन के चेक करेगा ना कि कितने कैश हैं। कैश इन हैंड शुड बी वेरीफाइड एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस और ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। बिल्कुल ही बिजनेस एंडिंग के क्लोज में जो डेट ऑफ बैलेंस शीट है जितने में बनाया गया है उसका कैश इन हैंड चेक किया जाएगा कि अभी फिलहाल कितने कैश मौजूद हैं। काउंटिंग ऑफ कैश मस्ट बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ कैशियर। जो भी कैश का काउंटिंग होगा वो कैशियर के प्रेजेंस में होगा। इफ फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ कैश इज नॉट फिजिबल फॉर एनी रीजन, auditor due to branch located abroad or in remote area, the auditor should ask the cashier to deposit all his cash in hand in bank account on the last date. अब मान लो कि जो ऑडिटर है और दूसरे ब्रांच का उसको चेक करना है कैश इन हैंड, या फिर कोई रिमोट एरिया में ब्रांच है जहां ऑडिटर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो ऑडिटर क्या करता है, कैशियर को कहता है कि जो तुम्हारे कैश इन हैंड तुम्हारे पास है, जो हाथ में पैसे हैं, पास में पैसे हैं, उनको तुम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करो उसी डेट में जिस डेट में आपने ये बैलेंस डाला है, जिससे उसको ये पता लग जाएगा कि जो हाथ में पैसा है वो बैंक अकाउंट में जितना गया, दोनों अगर इक्वल है तो वो उसको क्लीन चिट दे देगा कि हाँ चलो सही है सब कुछ। इफ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन It is the primary duty of an auditor to verify the cash in hand, and in case of non-verification, the auditor will be held responsible for breach of his duty. If there is a heavy cash balance in hand at any time, the auditor should immediately inform the management beforehand. अब ये प्राइमरी ड्यूटी बनती है ऑडिटर की कि वो बहुत अच्छे से कैश इन हैंड को वेरीफाई करे, क्योंकि अगर उसमें कहीं भी कोई चूक होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए, यानी अपनी ड्यूटी को उसने सही से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से परफॉर्म नहीं किया। अगर काफी हेवी अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस मौजूद है बिजनेस के पास तो ऑडिटर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा मैनेजमेंट को रिगार्डिंग हेवी कैश अवेलेबिलिटी, है ना। If the cashier is made accountable for payment to employee or others, the auditor should carefully verify the same. सारे चीजों को बहुत ही अच्छे से वेरीफाई करना। अगर कैश इन हैंड के थ्रू किसी चीज का पेमेंट हुआ है तो उसको ऑडिटर अच्छे से वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। तो क्या वेरिफिकेशन करेगा ऑडिटर, देखिए, द ऑडिटर शुड प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट ऑन एज ऑन date. With the help of it, the auditor will clearly come to know the status about the check issued but not yet presented in the bank and checks deposited in the bank but not yet cleared, है ना। ऑडिटर क्या करेगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करेगा उस डेट का, जिससे कि वो ये देख सकता है कि चेक्स का क्या स्टेटस है, कितने चेक्स जो है वो बैंक के सामने प्रेजेंट हुए, कितने चेक्स नहीं प्रेजेंट हुए, कितने चेक्स का डिपॉजिट बैंक में आया, कितना क्लियर हुआ, कितना क्लियर नहीं हुआ, है ना। तो इस टाइप का जो फ्रॉड होगा इससे वो डिटेक्ट कर पाएगा इसके थ्रू, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। और ये और भी क्लियर हो सकता है अगर आप प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाओ उस केस में। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन डिफरेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट लाइक करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट। जो ऑडिटर है वो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मांगेगा बैंक के, यानी डिटेल मांगेगा जितने भी अकाउंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि अगर एफडी अकाउंट है तो उसका देखेगा, करंट अकाउंट का डिटेल देखेगा, सेविंग अकाउंट का डिटेल देखेगा, ओवरड्राफ्ट देखेगा, कैश क्रेडिट देखेगा, सारे अकाउंट्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में चेक करेगा और बैंक से भी इसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि सारे डेटा सही है कि नहीं, है ना। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ लेटर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ बैंक बैलेंस डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। बैंक का जो बैलेंस है, यहाँ जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, वो कंफर्म करेगा बैंक से कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। डायरेक्टली लेटर ऑब्टेन करेगा कंफर्मेशन का कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक बैलेंस दिख रहा है वो बैंक में उतने पैसे हैं कि नहीं, वो डायरेक्टली बैंक से कंफर्म करता है ऑडिटर। द ऑडिटर शुड कंपेयर द बैंक बैलेंस एज पर द बैंक बुक एंड द पासबुक। बैंक के पास से जो स्टेटमेंट निकल करके आया है उसको और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पासबुक है उन दोनों को कंपेयर करेगा कि दोनों में कोई फर्क तो नहीं है। इफ द पेमेंट आर डिपॉजिटेड इन फॉरेन बैंक अंडर एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, इट शुड बी वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। अगर किसी फॉरेन बैंक में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं तो उसको भी बहुत अच्छे से वेरीफाई करेगा ऑडिटर, किससे, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के थ्रू वो
इसको भी बहुत अच्छे से वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सन्ड्री डेटर के बारे में। तो ऑडिटर क्या क्या चीजें देखेगा, तो देखो सबसे पहले ऑल अमाउंट आर रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेटर एज डेट ऑफ बैलेंस शीट। जो भी आउटस्टैंडिंग डेटर के रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग किए जाएंगे अमाउंट का, वो किस दिन किया जाएगा, जिस दिन बैलेंस शीट बनाया गया। बिल्कुल ही अपडेटेड अमाउंट आपको डालना है, ऐसा नहीं कि पुराना डेटा आप डाल दोगे। जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन क्या अमाउंट है, क्या डेटा है, वो आपको डालना आउटस्टैंडिंग डेटर के रिगार्डिंग। तो जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो डेटर का, वो बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रॉपरली अप्लाइड होना चाहिए, प्रॉपर मेथड के थ्रू करना चाहिए। ये चेक करेगा आपका जो ऑडिटर है। जो भी डेटर है वो सही तरीके से डिस्क्लोज किए गए हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ डेटर को हाइड आउट कर दिया गया है। क्लासिफिकेशन सही से करना है, सारे डेटर को अलग अलग करना है, बैड डेट्स कितना हुआ, कितना को आपने डिस्काउंट दिया, सबको अच्छे से क्लासिफाई करना है, अच्छे से डिटेल में सबका डिस्क्रिप्शन देना है। और ये किसके अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के। अब देखिए कि जो वेरिफिकेशन किया जाता है डेटर का, उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस आपका क्या है, सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। आप जो रिकॉर्ड है डेटा जो डेटर का, उनको आप अच्छे से एग्जामिन करोगे। सबसे पहले ऑडिटर क्या सेटिस्फाई करेगा कि जो डेटर का जो रिकॉर्ड है वो वैलिड है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, और उसकी रिकवरेबिलिटी रेट कितनी है। जो भी डेटर का बैलेंस दिया गया है वो वैलिड है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, और उसका रिकवरेबल रेट कितना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने एक्सेसिव डिस्काउंट दिया है बिजनेस के द्वारा और या फिर बैड डेट्स को राइट ऑफ किया है, तो उसको वेरीफाई करेगा ऑडिटर कि इतना एक्सेसिव डिस्काउंट क्यों दिया गया, और बैड डेट्स अगर हुआ तो क्यों हुआ, और उसके रिगार्डिंग क्या क्या एक्शंस लिए गए, और इन सबको अच्छे से वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट आपने देखा प्रोसेस, दूसरा है डायरेक्ट कंफर्मेशन। तो डायरेक्ट कंफर्मेशन में डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाता है डेटर से कि भाई जो आपका बैलेंस है वो एक्यूरेट है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डेटर फ्रॉम whom confirmation of balance is required, the method of requesting confirmation is to be determined by the auditor। अब जिनसे भी कंफर्मेशन चाहिए बैलेंस का, जिन भी डेटर से, उनको किस मेथड से कंफर्मेशन लिया जाएगा ये डिपेंड करता है ऑडिटर पे कि वो किस मेथड से उनसे कंफर्मेशन लेगा। चाहे वो कॉल करके ले, मेल करके ले, टेक्स्ट करके ले, किसी भी तरीके से ले, वो डिपेंड करते हैं ऑडिटर पे। कंफर्मेशन प्रोसेस में भी कैरिड आउट विद इन अ रीजनेबल पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। एक रीजनेबल पीरियड के अंदर ही सारे से कंफर्मेशन लिया जाना चाहिए एंड ऑफ द पीरियड में। Replies received from the debtor should be carefully gone through, and in case where balances do not agree, client should be asked to investigate। अब देखो केयरफुली बहुत अच्छे से आपको रिप्लाई लेना और उस रिप्लाई को अच्छे से एनालाइज करना है। अगर किसी रिप्लाई में जितना बैलेंस बताया गया डेटर के थ्रू वो मैच नहीं करता है, तो क्लाइंट को कहना है कि भाई इस पे इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्यों आखिर डेटर का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। Auditor must pay special attention to those balance for which confirmation is not received। उस पे ज्यादा स्पेशल अटेंशन देता है ऑडिटर जिसका कंफर्मेशन नहीं मिल पाया हो किसी कारण से। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं या तो वो फिक्टिशियस अमाउंट लिखा गया है या फिर फ्रॉड करने के ख्याल से वो अमाउंट लिखा गया है, तो उस पे काफी खासा अटेंशन देता है ऑडिटर। नेक्स्ट है, किस तरीके से वेरीफाई करोगे एज एन ऑडिटर आप डेटर्स को, तो बुक डेट्स कैन बी वेरीफाइड बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दोज शुड बी सपोर्टेड बाय सेल्स डॉक्यूमेंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस दिया गया है उससे रिलेटेड जो सेल्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल है बिजनेस के पास, उन दोनों को मैच किया जाएगा। बुक बैलेंस शुड बी सेंड टू डेटर डायरेक्टली फॉर द कंफर्मेशन। जो भी बुक बैलेंस है वो डेटर से आप डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए, है ना। तो जो एग्जिस्टेंस है बुक डेट्स का वो आपको डायरेक्ट कन्वर्सेशन से पता लग जाएगा कि हाँ सही है कि नहीं, डेटर जो बोल रहे हैं और जो बिजनेस में अवेलेबल अमाउंट है वो सेम है कि नहीं। ओनरशिप ऑफ बुक डेट्स कैन बी वेरीफाइड विद द सेल्स डॉक्यूमेंट एंड सेल्स लेजर। जो डेटर है वो जेन्युइन है कि नहीं, ये कहाँ से पता चल जाएगा, सेल डॉक्यूमेंट से और सेल के लेजर से, तभी तो डेटर क्रिएट होंगे ना, सेल्स होगा तब तो। डेटर शुड इंक्वायर अबाउट एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट विद कस्टमर अबाउट डिस्काउंट क्लेम। डेटर से इंक्वायरी की जाएगी कि भाई जो भी डिस्काउंट के रिगार्डिंग कहीं आपको कोई डिस्प्यूट तो नहीं देखने को मिला था, सारा कंफर्मेशन डायरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन का स्टेप क्या है, डेटर लेजर शुड बी सपोर्टेड बाय सेल्स लेजर। डेटर का जो लेजर है वो सेल्स लेजर से मैच किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है, उस टाइम चेक किया जाता है। ऑडिटर शुड ऑब्टेन लिस्ट ऑफ बुक डेट्स
बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सारे लिस्ट को ऑब्टेन करता है ऑडिटर वैल्यूएशन करने के दौरान कि कितना बैड डेट्स हुआ, कितने को आपने डिस्काउंट दिया, इन सारे चीजों को, कितना डाउटफुल है, सबको अच्छे से चेक करता है, कितने लोगों का किसमें नाम है, कौन कौन से डेटर कौन कौन से लिस्ट में आते हैं, वो चेक करेगा। सन्ड्री डेटर शुड बी वैल्यूड एट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पे सन्ड्री डेटर को आप वैल्यूएशन करते हैं। कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस शोज दैट वैल्यूएशन ऑफ डेटर इज करेक्ट। अगर कंफर्मेशन के दौरान ऑडिटर को ये पता चला कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, कंफर्मेशन मीन्स कि ऑडिटर जो है वो डायरेक्टली डेटर से कंफर्म करे, उसमें अगर सब कुछ सही निकलता है, दैट मीन्स कि जो वैल्यूएशन किया गया है डेटर का वो बिल्कुल ही करेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट। ये कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी। दीज एक्सपेंसेस आर ऑफ कैपिटल नेचर एंड इंक्लूड स्टैम्प ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन फीस, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, लीगल कॉस्ट, ये सारा कुछ आता है आपका प्रीलिम एक्सपेंसेस में। जैसे कब ये क्रिएट होता है, कब इनकर्ड होता है प्रीलिम एक्सपेंस? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, है ना, जब कंपनी आपकी फॉर्म होती है, कमेंस होती है, उस टाइम में। तो ये कैसे एक्सपेंसेस होते हैं? जैसे कि आपकी कमेंसमेंट के दौरान स्टैम्प ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, कुछ लीगल कॉस्ट होते हैं कंपनी को कमेंस करने के दौरान। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रीलिम एक्सपेंसेस होते हैं। These expenses are shown in the balance sheet. ये बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। These expenses are written off during a span of time of 3 to 10 years. ये 3 से 10 साल के अंदर इसका रिटर्न ऑफ ड्यूरेशन होता है। तो the auditor should verify that unwritten amount is shown in the balance sheet. जो राइट ऑफ नहीं हुए हैं वो शो हो रहे हैं कि नहीं, ये चेक करता है। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड debenture. The auditor should see that the discount on issue of share and debenture should be written off as early as possible and the balance amount should be shown in the balance sheet. तो ऑडिटर क्या देखता है कि जो भी डिस्काउंट दिया गया है शेयर और डिबेंचर को इश्यू करने के दौरान वो समय रहते हुए राइट ऑफ किया गया है या नहीं। अगर कोई शेष बैलेंस बच गया है तो वो बैलेंस शीट में दिया गया है या नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।